सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और आज की जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें नेट, सेट, जेआरएफ और पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उनके मन में एक इच्छा है ना। लेकिन उन्हें प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं है कि ये नेट होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, कब हम इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और नेट और सेट में डिफरेंस क्या है, और पीएचडी में एडमिशन लेनी है तो कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेनी है, ठीक है। और आगे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी कॉलेज या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यही सारी डिटेल मैं आपको, मतलब बहुत बेसिक सी डिटेल्स है। बहुत सालों से मैं नेट जेआरएफ पे लेक्चर्स भी बना रहा हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे क्वेरीज आती रहती है, सर हमें बताओ ये नेट जेआरएफ है क्या, ये नेट अगर हम नेट करते तो क्या होता है, सेट करते तो क्या होता है ना, जिसे स्लेट भी आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इसका जो पेपर 1 होता है उसके लिए मैं बुक्स भी रिकमेंड करूँगा आपको। इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और पेपर 2 यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, जिसके मैं आपको लेक्चर्स और नोट्स भी देता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसके लिए तैयारी कर सकते हो और कैसे उसके लिए नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। मान लो चलो उससे पहले मैं अपना बता देता हूँ, पता तो चले कि कौन है। बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ ठाकुर है एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश, है ना। गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं भाई, सरकारी नौकरी जो सभी लोगों का सपना होता है ना, आप लोगों का भी सपना होगा। तो उसी सपने को साकार करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मान लो आप बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, तो आप नेट या सेट के लिए कब एलिजिबल होते हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप एमए के 3rd सेमेस्टर में होते हो या फिर 2nd ईयर में, या फिर आप पीजी कहे, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर एमए कहे, एमएससी कहे, कुछ भी कहे, है ना। जब आप उसके 2nd ईयर में होते हो या फिर 3rd सेमेस्टर में आप होते हो, तो आप एलिजिबल हो नेट या सेट देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप जब क्वालिफाई कर लोगे तो मास्टर्स में 55% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ड्यूरिंग एमए भी क्वालिफाई कर सकते हैं ये। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि नेट और सेट में डिफरेंस क्या है। ध्यान से समझना, नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में, पूरे इंडिया में, क्योंकि ये नेशनल टेस्ट है, ठीक है। पूरे इंडिया का टेस्ट है, पूरी कंट्री का टेस्ट है, पूरी कंट्री के जो बच्चे हैं इसमें बैठेंगे और फाइट करेंगे, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो, जॉब लगना ना लगना वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे अगर आप नेट निकाल देते हो पूरे इंडिया में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अगली बात आती है आपकी सेट क्या है। सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीधी सी बात है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। नेट बड़ा भाई, ठीक है, और सेट उसी का छोटा भाई। लेकिन जो छोटा भाई है उसके पास प्रॉपर्टी थोड़ी कम है, उसको एरिया कम दिया गया है, और जो बड़ा भाई है उसको बंटवारे में हिस्सा ज़्यादा मिला है। यानी कि बड़े भाई को पूरा देश मिला है, छोटे भाई को एक स्टेट मिला है, ठीक है। यानी कि अगर आप सेट क्वालिफाई करते हो, अब ध्यान देना कि सेट जो होता है वो हर एक स्टेट अपने हिसाब से सेट करवाता है, ठीक है। हर एक स्टेट का अलग एक पैटर्न होगा। पैटर्न तो क्या कह सकते हैं हम, पैटर्न तो इसका बिल्कुल नेट की तरह होगा, क्योंकि भाई भाई है ना, एक ही माँ ने जन्म दिया, दोनों को भाई भाई है, तो इनका जो सिलेबस होता है और पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेवल में फ़र्क होता है, लेवल सबके निकलेंगे, है ना। तो लेवल तभी निकलेंगे जब पता लगेगा कि किसका क्या लेवल है। ऑब्वियसली बड़ा भाई है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में ज़्यादा है, उसकी इज्जत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए लेवल जो है वो बड़े भाई का ज़्यादा होगा, यानी कि नेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। और जो सेट का लेवल है वो थोड़ा कम होगा। सिलेबस सेम होगा क्योंकि परिवार इनका सेम है, ब्लड लाइन सेम है, कुछ जीन्स भी इनके सेम है, कुछ इनके क्वालिटीज़ भी मिलेंगी, सिंपल सी बात है ना। तो सेट जो है वो हर एक स्टेट अपने हिसाब से करवाता है। किसी स्टेट में साल में 2 बार भी होता है, किसी में 1 बार भी होता है, किसी में 1 साल छोड़ के भी होता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सेट, उसे स्लेट भी कहते हैं, ठीक है, SLET या फिर SET, सेट। तो सेट करो या नेट करो, आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सेट करते हो तो सिर्फ उसी स्टेट में एलिजिबल हो जिस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है। अगर नेट करते हो तो आप पूरे इंडिया में हो। अब बात आती है कि आप इसके बाद क्या करें।
नेट सेट आपने क्वालिफाई कर दिया, नेट या फिर सेट या फिर दोनों, मैंने दोनों ही क्वालिफाई किए, मैंने 6 बार नेट क्वालिफाई किया और 1 बार सेट भी क्वालिफाई किया। 6 बार नेट इसलिए क्वालिफाई किया क्योंकि जेआरएफ की कोशिश में था, जेआरएफ हुआ नहीं, हर बार पॉइंट पे रह जाता, तो 6 बार नेट हो गया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं ये बात। बहुत लंबी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। खैर, दुख से आगे बढ़ते खुशी की ओर। तो हम बात कर रहे थे कि नेट सेट आपने क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद क्या? उसके बाद होता है आपका, हर एक स्टेट में आपको पता होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर छोटे मोटे टेस्ट, कोई क्लर्क्स है, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, जो ये सारे जो रिक्रूटमेंट्स जो होती है, एक एजेंसी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। अब आपने अगर सरकारी प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको उस कमीशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अब उस कमीशन का भी अब अपना सिस्टम है, हरियाणा का अलग सिस्टम है, हिमाचल का अलग सिस्टम है, किसी और स्टेट का अलग सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है पैटर्न, सिलेबस और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, रिटर्न कितने नंबर का होगा, रिटर्न होगा या नहीं होगा, हर स्टेट का अपना है। वो जिस स्टेट के आप हो उस स्टेट में आप पता कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेट का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अपने हिमाचल स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे रिटर्न होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जिसमें कि आपको ये करंट अफेयर्स भी आते हैं, हिमाचल का जीके भी आता है, ग्रामर भी आता है हमारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में भी आता है, और 7 नंबर का आता है ना दूसरे सब्जेक्ट में, उसमें 7 नंबर का हिंदी ग्रामर भी आएगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में है तो आपको लैंग्वेज का ही ग्रामर आएगा। जैसे मैं इंग्लिश का हूँ तो मुझे 14 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के ही आएंगे। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का है तो उसे 7 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के आएंगे, 7 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न होता है। बाकी 70 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अपने सब्जेक्ट से होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी है, हिंदी, है ना। अब बात करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जितनी सीट होती है इंटू 3। मान लो 20 सीट है, फिर उसमें कैटेगरी वाइज भी होता है ना। मान लो जनरल कैटेगरी में 20 सीट्स है, तो 20 इंटू 3 60 लोग लगभग, तो 60 से 65 लोगों को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। टॉप के जो 60-65 लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, नेट सेट को क्वालिफाई करने का। अब इसमें आता है कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, जिन लोगों को नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैसा है, ठीक है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और पीएचडी में एडमिशन भी है। लेकिन अब जो है पीएचडी की एडमिशन जो है वो नेट के मार्क्स पे डिपेंड करेगी, कि नेट में आप कितने नंबर लेके आते हो, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी पीएचडी एडमिशन के लिए। उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है कि नेट में जो है कितने 2-3 जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किए हैं, उसमें कैसे कैसे किस क्राइटेरिया में आपका जेआरएफ होगा, किस में नेट होगा, किस में सिर्फ पीएचडी के लिए होगा, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने देख लेना है, ठीक है। तो नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप समझ लो। फेलोशिप का मतलब होता है आप एक रिसर्च फेलो बनते हो, यानी कि आप रिसर्च करते हो। कोई भी आप रिसर्च डिग्री कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, एमफिल तो अब बंद कर दिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो आप अगर पीएचडी कर रहे हो, एमफिल भी कर रहे हो, या फिर ठीक है अगर कोई करवा भी रहा है, तो अब अपने स्टेट पे डिपेंड करता है, किसी ने अगर अडॉप्ट ना की वो पॉलिसी तो वो करवा भी सकता है। तो 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलती है। अब तो लगभग 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ हो गई है ना। तो फिर वो 2 साल बाद बढ़ के इंक्रीज होके आप सीनियर बन जाते हैं ना, तो वो बन जाता है एसआरएफ, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें आपके 5 से 10,000 रुपये, 5-8 हज़ार रुपये और बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर लेकिन वो पढ़ाई के लिए मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि आप उसको दारू पीने में उसको खर्च करें, ठीक है। गाड़ी ले ले, घूमे फिरे, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, दारू पिए और बिगड़ जाएं, आप पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे तो क्या मतलब कुछ लोगों को मैंने ऐसा करते हुए भी देखा है, जो कि गलत है। अगर आपको जेआरएफ मिलता है तो उसको आप अच्छी पढ़ाई के लिए या फिर रिसर्च में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आप करें, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, आने वाली पीढ़ी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलेगी 5 साल के लिए, और साथ में एडमिशन भी डायरेक्ट मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ है, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी आपको, कोई आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी के लिए, क्योंकि इसमें भी हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब है ना। तो आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, वो अपना हिसाब है, वो आप देख सकते हो। तो उसमें ये फ़ायदा है। अब वो लगता कैसे है? नेट और जेआरएफ में डिफरेंस ये है कि टॉप के जो 6% लोग हैं
ठीक है, मेरिट में, नेट में, उनका नेट माना जाएगा। और उन 6% में जो टॉप के 1% है, वैसे तो 1% था लेकिन अब कुछ कई बार 0.4% या फिर 0.5% लोगों को ही जेआरएफ मिलता है ना, तो ये कैटेगरी वाइज मिलेगा, है ना। तो टॉप के जो 0. कुछ % या फिर 1% आप मान के चलें, वो जो उस मेरिट में आएगा उसको जेआरएफ मिलेगा। इतनी सी बात है, सेम एग्जाम होता है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मेरिट का फर्क है ना। जैसे आईएएस में आईपीएस वगैरह मिलता है तो रैंक के अनुसार मिलता है ना, वो उसी तरीके से इसमें भी है। अगर आप टॉप के 1% से कम, थोड़े से कम लोगों में आ रहे हो या 1% लोगों में आ रहे हो तो आपको जेआरएफ मिलेगा, और अगर टॉप के 6% लोगों में फॉल कर रहे हो तो आपको नेट मिलेगा। सिंपल सी बात है, नेट का मतलब है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, जेआरएफ का मतलब भी वही है, लेकिन जेआरएफ में आपको पैसा मिलेगा, यानी कि फेलोशिप मिलेगी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, ध्यान देना, पढ़ाई करने के लिए पैसा मिलेगा, उसको इधर उधर नहीं उड़ाना है, ठीक है। चलो अगर उड़ा भी दो, पर ये है कि जितना आपको ज़रूरत है आप पढ़ाई को मतलब प्रायोरिटी बना के चले, वो इसीलिए सरकार आपको देती है। इसमें कई फेलोशिप है, एक मौलाना आज़ाद फेलोशिप भी है, अगर आप माइनॉरिटी से आते हो तो आपको उसमें भी मिलेगी। ओबीसी, एनएफएससी, वो अलग अलग है। जेआरएफ प्योर जेआरएफ अलग होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अगर जेआरएफ से चूक जाते हैं, जैसे जो शेड्यूल कास्ट है या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी फेलोशिप मिलती है। लेकिन अगर आपके नेट में अच्छे नंबर है और आप जेआरएफ से थोड़ा चूके हो और आपने फॉर्म में फिल किया है कि आपको रिसर्च डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तभी वो फेलोशिप आपको मिलेगी। वो भी बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है जेआरएफ की तरह, ठीक है। तो नेट, सेट, जेआरएफ, यही गेम है सारी, ठीक है। जेआरएफ का मतलब नेट का एग्जाम ही है, आप एलिजिबल हो, लेकिन उसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, तो उस चीज़ का आपने ध्यान देना। इसीलिए नेट का एग्जाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट में कोई फेलोशिप नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा नहीं दिया। 2019 में मैंने सेट क्वालिफाई किया था और उसमें मेरा 4th रैंक था। अब सेट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, मान लो हिमाचल सेट करवा रहा है ना, तो पूरा इंडिया उसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन अप्लाई लोग इसलिए नहीं करते कि दूसरे स्टेट जाके कौन जॉब करेगा। हाँ, जो जॉब के लिए पागल है कि यार जॉब ही करनी है, वो तो सारे स्टेट्स के सेट देगा और फिर बताएगा कि मैंने इतने स्टेट्स के सेट निकाले, ठीक है। एक नेट निकाल लो यार, बात एक ही है, अलग अलग स्टेट्स के सेट क्या निकालने। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर हम आगे कमीशन देते हैं, इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी, नेट वाले को या सेट वाले को। तो प्रेफरेंस का इसमें कुछ नहीं है, आप बराबर हो। वहाँ आपने चाहे नेट निकाला है, चाहे जेआरएफ निकाला है, चाहे सेट निकाला है, आप बराबर हो, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर को आप प्रोफेसर का असिस्टेंट मत समझना, कुछ बहुत नए बच्चे भी होंगे इसमें जो इसको देख रहे होंगे। एक बार मैं किसी ने बोला कि कोई भाई, मुझे तो लगता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है प्रोफेसर का असिस्टेंट जो उसकी किताबें लेके चलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इज्जतदार नौकरी है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद और ज़्यादा प्रमोट होकर आप प्रोफेसर बनते हो। लेकिन बहुत कम लोग ही प्रोफेसर बन पाते हैं। जो यूनिवर्सिटी में टीच करते हैं वो ज़्यादातर प्रोफेसर बन पाते हैं, क्योंकि वो एमफिल पीएचडी वगैरह करवाते हैं, तो उसके उनको नंबर मिलते हैं। जो कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं, जो एमफिल पीएचडी नहीं करवा पाते हैं, वो प्रोफेसर बन नहीं पाते, ज़्यादातर रिटायर हो जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर प्रिंसिपल बन के भी रिटायर होते हैं। कई जॉइंट डायरेक्टर तक भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत कम एज में लगे हो, जैसे मैं कम एज में लगा हूँ, तो शायद मैं डायरेक्टर तक जाऊँ, ऐसी अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाला वक्त किसने देखा, सरकार कैसी कैसी पॉलिसीज चेंज करती है, क्या क्या नया करती है, वो किसने देखा, ठीक है। तो अब शायद आप ये समझ गए होंगे, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी है। नेट क्या है, सेट क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, जेआरएफ क्या है। और पीएचडी की मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, कि आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर हम पीएचडी कहाँ से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, या फिर प्राइवेट से करें। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो इज्जत थोड़ी कम मिलेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो इज्जत बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पैसा दे के कर सकते हो, फटाफट करवा भी देंगे आपको। स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो आपकी इज्जत रहेगी, क्योंकि वहाँ एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, लिमिटेड सीट्स होती है, कंपटीशन बहुत होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है पीएचडी में एडमिशन लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे तो वहाँ पे तो आपको ऑलरेडी फेलोशिप मिलती है, आपका नेट जेआरएफ मतलब नेट होना चाहिए शायद, तो आपको वहाँ शायद नेट भी नहीं होना चाहिए, 8 या 10 हज़ार रुपये फेलोशिप मिलती है आपको वहाँ पे पीएचडी करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, भले ही आपका जेआरएफ नहीं है तो भी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा है। बाकी देखो डिग्री तो सेम है, आपको इंपॉर्टेंस उतनी ही मिलनी है,
मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी और आपको मार्क्स जो मिलने हैं डिग्री के वो उतने ही मिलने, चाहे प्राइवेट से करो चाहे सरकारी से करो, बस ये है कि इज्जत में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जो आपके फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो बाकी आपके कलीग्स होंगे, वो यार प्राइवेट से की भी क्या ही है ना। तो कोशिश करो कि बहुत मेहनत करें आप और स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें 2 पेपर होते हैं नेट में भी और सेट में भी, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें कम्युनिकेशन भी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, आईसीटी भी आता है, रीजनिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है। तो उसके लिए मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की है, उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने देख लेना है। तो मैं बुक्स आपको दिखा देता हूँ। ओसवाल बुक्स की ये बुक्स है ना, काफ़ी अच्छी बुक्स है, मैंने पढ़ी भी है, रिकमेंड भी की है। और ये तो है 15 सालों के सॉल्व्ड पेपर्स है इसमें, विद इसके सारी एक्सप्लेनेशन है। और दूसरी बुक है ये 15 मॉक टेस्ट है इसमें, है ना। तो इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बुक्स का ही लिंक मिलेगा, ठीक है, पेपर 1 की, फिर पेपर 2 की यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की, वो मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 कि अगर ये बुक्स आपने ऑर्डर करनी है तो इसको जल्दी से कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे ना पढ़ना, उतना जल्दी आप क्वालिफाई करोगे सारे टेस्ट, और उतना जल्दी आप जॉब में लगोगे, उतना जल्दी शादी कर पाओगे, उतने जल्दी बच्चे बड़े होंगे, और उतना जल्दी आप रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। खैर वो बाद की बातें हैं, लेकिन पेपर 1 की अगर आपने बुक्स ऑर्डर करनी है तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको खोलो, अमेजॉन का लिंक होगा, अमेजॉन पे ये बुक्स आपको मिल जाएगी, और स्टार्टिंग की 2 बुक्स जो होंगी उसको आप ऑर्डर कर लो। अब बात आती है पेपर 2 के नोट्स की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझे कह सकते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए। मेरे पास इस वक्त कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश हिस्ट्री एंड मेजर वर्क्स की लिस्ट विद पब्लिशिंग ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये 5 चीज़ें हैं मेरे पास, जिसका मतलब रिव्यू बहुत ही अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है पूरी कंट्री से, और बाहर भी लोग मेरे नोट्स लेते हैं, पाकिस्तान और ये आपका बांग्लादेश और नेपाल से भी मुझे मैसेज आते हैं, और भी कई कंट्री से जहाँ मेरे नोट्स लोग लेते हैं और उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो अगर आपने नोट्स लेने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मुझसे सीधा टेलीग्राम पे आप बात करें तो मैं वहाँ आपको अच्छे से समझा भी पाऊँगा, और वहीं पे आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे आपने नोट्स परचेज़ करने हैं। और लिंक जो आपको दिए होंगे उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ तो सारा प्रोसीजर लिखा ही हुआ है, वहीं पे पेमेंट हो जाएगी, वहीं पे पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगी। तो देर मत करो, आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, देर मत करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो, और आपको भी पता है कि आप क्या चाहते हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जब मुझे आपकी चाहत पता है, आपको मेरी चाहत पता है, और आपको अपनी भी चाहत पता है, तो इस चाहत को पूरा करने के लिए बाकी चाहतों को ख़त्म करो और एक चाहत पे फोकस करो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे मेरे नोट्स पढ़ के भी, और ये जो बुक्स मैंने आपको बताई इनको पढ़ के भी आपको नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और आप भी भरी जवानी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे, ठीक है। उसके बाद मस्त अपना रील्स रूल्स बनाते रहो, एंजॉय करो, ऐश करो। इसका लिंक, बुक्स का लिंक, मेरे पेपर 2 के नोट्स का लिंक और मेरा टेलीग्राम का लिंक, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो वीडियो है इस बुक के रिव्यू की, और दूसरा जो मैंने पीएचडी का आपको नेट के बारे में बताया कि पीएचडी में कैसे उसको करना है, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो थी मेरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाया होगा। फिर भी कोई पॉइंट्स बच गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं देखूंगा उस पर वीडियो बना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस का मैंने आज आंसर्स दिए हैं, जो चीज़ आपको समझाई है, ये बहुत लंबे समय से लोग मेरे पास क्वेरीज आ रही है, तो मैंने सोचा कि इन सारी क्वेरीज को एक वीडियो में क्लब करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दाना मल्टीटास्कर ही वहाँ पे भी नाम है मेरा, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हालांकि मैसेज का मैं आपको मतलब वैसे तो रिप्लाई कर ही दूंगा, पर कई बार रह भी जाता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहो आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो आप, और वहाँ पे नोट्स के रिगार्डिंग में मुझे आप मैसेज कर सकते हो। कोई और गाइडेंस चाहिए नेट के से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर पेपर 1 के लिए जो भी है, तो मुझे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।